नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। तो देखो इसकी स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे हमने बिल्कुल ये टॉपिक स्टार्ट किया था RCUM, याद है किसी को फॉर्मूला क्या था? M1R1 प्लस M2R2 एंड सो ऑन अपॉन में क्या था? M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन, इस तरीके से था, ठीक है। ये हमने किया था, या फिर हम यहाँ पे टोटल मास भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हमारा ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, तो ये RCUM मुझे क्या देने लगेगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये मुझे देगा VCUM, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। याद है पिछले केस में हमने क्या डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, वो हमने वो डिफरेंस निकाला था उस टाइम पे, याद है? DCUM इज इक्वल टू DR1 DR2, और फिर हमने बोलता था वो चेंज है, वो डेल्टा R1 और डेल्टा R2 किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर डिफरेंशिएट किया तो ये क्या बन जाएगा? VCUM अगर यहाँ पे भी क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बन जाएगा? V1 प्लस M2 टाइम्स V2 एंड सो ऑन अपॉन में टोटल मास M, ऐसे लिख दिया, टोटल मास ही लिख दिया इसको, ठीक है। क्या किया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया तो इस तरीके से। ये मुझे क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस? और ये मुझे क्या बता रहा है? एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी नहीं, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। एंड व्हाट इज दिस? ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी। हाँ, अब देखो ध्यान देना कि मान लो कोई तुम्हारे पास ऐसे एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो एक पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, 3, 4, 5, ये उनकी वेलोसिटी है, और ये किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ये सेंटर ऑफ मास नहीं, अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी है किसी भी गिवन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ों में ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मैं एक बार इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या बनेगा? M1A1 प्लस M2A2 एंड सो ऑन अपॉन में टोटल मास, अपॉन में क्या बनेगा? टोटल मास। अब यहाँ इसमें VCUM, ACUM एंड RCUM का यूज़ हमने कहाँ पे किया था? जब हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीख रहे थे, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का यूज़ कहाँ पे होगा? जब सेंटर ऑफ मास कैसा है? मोशन के अंदर है, ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इसका। तो दोनों में डिफरेंस तेरे को पता होना चाहिए, ये कहाँ पे यूज़ होगा और ये दोनों कहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। एक चीज़ आ गई। अब दूसरी चीज़ देखो यहाँ से, अगर मान लो कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स क्या है? 0। तो उससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ACUM 0 होगा? क्या बोल सकते हैं ACUM 0 होगा? यस, हम बोल सकते हैं कि ACUM 0 होगा। अगर if F net is 0, this implies ACUM is 0, ये होगा, ठीक है। अगर ACUM 0 है, ठीक है, तो VCUM 0 होगा या नहीं होगा? देखो क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ, अगर मेरा F net 0 है, अगर मेरा F net 0 है, तो क्या मेरा ACUM 0 होगा? यस होगा। अगर मेरा F net 0 है तो क्या VCUM 0 होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा, तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये तुमने बेसिक जब हमने मोशन पढ़ा था वहाँ पे भी पढ़ा था, अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी VCUM इज कांस्टेंट, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर देखो VCUM कांस्टेंट है, तो जैसे ये वाला फॉर्मूला था यहाँ पे आया, तो हमारा क्या हो गया? देखो M टाइम्स VCUM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 इज, देखो ये टाइम्स क्या हो गई? कांस्टेंट, क्योंकि VCUM कांस्टेंट। कब है ये VCUM कांस्टेंट? जब F net क्या है? 0। अगर F net 0 तो एक्सेलरेशन 0, तो VCUM कांस्टेंट, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट, ठीक है। अगर मान लो ये तुम्हारा क्या था? इनिशियल मोमेंटम, M इंटू वी क्या है? मोमेंटम। तो अगर ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है और ये किसके बराबर है? कांस्टेंट, तो हमेशा क्या होगा? अगर कुछ टाइम बाद भी देखो तो मोमेंटम क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व। तो P इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P फाइनल। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन,
इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे अभी हमने बात की एफ नेट जीरो, ए सी एम जीरो और वी कांस्टेंट। ये वी कांस्टेंट देखो ये क्या सिग्निफाई करता है कि वी कांस्टेंट हो सकता है या फिर वी सी एम जो है ना वो ज़ीरो भी हो सकता है, इट कैन ज़ीरो एज वेल। ठीक है, अगर वो ज़ीरो है तो फिर वो कांस्टेंट रहेगा, फिर वो ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक पुली है, पुली सिस्टम में इस तरीके से मासेज हैं, ठीक है, और ये इनिशियली कैसे हैं, रेस्ट पे है। तो देखो अगर इन दोनों मासेज को अगर हम रेस्ट पे कंसीडर करें इनिशियली, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम पे अगर ये हैंग्ड है इस तरीके से, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रही है कोई? नहीं। तो इस पे एफ नेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि सिस्टम कैसा है, रेस्ट पे। अगर एफ नेट ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा इसका, ज़ीरो, और इसका वी सी एम कैसा होगा, कांस्टेंट भी होगा और ज़ीरो भी होगा। नहीं, इस केस में ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब इस केस में ज़ीरो होगा ना, क्योंकि रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे तो चल नहीं रहा तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। और अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो फिर वो अगर ये मूव भी करेगा, देखो अगर इनिशियली एक बार ही कंजर्व हो गया सब कुछ, ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक मूव भी करेंगे तो उसके बाद भी इसके वी सी एम की वेलोसिटी कैसी होगी, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि अगर ये इनिशियली ज़ीरो था तो इनिशियल मोमेंटम अगर कंजर्व हो गया तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसके लिए अगर मान लो एफ नेट ज़ीरो है और वी सी एम भी ज़ीरो है तो हमेशा फिर वी सी एम कहाँ पर रहेगा, उसी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, ये नोट कर लो कहीं पे, अगर एफ नेट ज़ीरो है और वी सी एम ज़ीरो है इनिशियली तो फिर वो हमेशा कैसा रहेगा, वी सी एम हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। अब देखो अब हमें ये समझ में आया कि एफ नेट ए सी एम और वी सी एम के कैसे रिलेशन चल रहा है। ठीक है, और स्पेशली जब एफ नेट क्या है, ज़ीरो है। दूसरी चीज़, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी, किसी भी सिस्टम की क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्या ये सही है? क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, यस और नो? नो, नो। ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों ऐसा गलत है, ऐसा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे एक बिल्कुल परफेक्ट बॉडी, ज्योमेट्रिकली सेंटर उसका सेंटर पे है। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये ज़ीरो होगा अगर ये रोटेट कर रही है तो, अगर ये रोटेट कर रही है तो कैसा होगा, ज़ीरो। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो घूम रहे हैं और उसके अंदर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ना जब वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हाफ एम वी सी एम स्क्वायर बोलना गलत है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सी ओ एम और वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टिकल कैन बी डिफरेंट। तो किसी भी बॉडी की या किसी भी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो ऐसे लिखी जाती है, एंड सो। ठीक है, बट नॉट दिस वन, इसको स्टार करके लिख लेना। हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इज नॉट द सिस्टम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वी सी एम अगर ज़ीरो है तो दैट डजेंट मीन के V1, V2 एंड V3 आर ऑल्सो ज़ीरो। ज़रूरी नहीं है कि V1, V2, V3 की वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, लिख लिया। अगर मान लो तेरे से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी सिस्टम का वी सी एम ज़ीरो है तो क्या उसका मोमेंटम कंजर्व होगा? और अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है तो क्या उसका वी सी एम ज़ीरो होगा? मे और मे नॉट भी। ठीक है, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, लिखो, इफ़ वी सी एम इज ज़ीरो, if VCM 0, if VCM 0, then momentum of the system is conserved. But if momentum of system is conserved, then VCM may or may not be zero. ज़रूरी नहीं है हमेशा वो ज़ीरो ही होगी। देखो अभी हमने बोला कि अगर मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 क्या हो गए, कांस्टेंट। उसका कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि वी सी एम कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है और कोई डिफाइंड वैल्यू भी हो सकती है।
ठीक है, तो मे और मे नॉट बी जीरो। लेकिन अगर VCUM जीरो है तो फिर M1V1 प्लस M2V2 इजकल टू जीरो, और जीरो इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ऐसे वाइस वर्सा, मतलब छोटी सी चीज़ है लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से मतलब वैसे बेसिकली तो थ्योरी है, उसके बाद क्वेश्चन ही है इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, तो ये थ्योरी तुम्हें तो समझ में आनी चाहिए पहली चीज़। ठीक है, अब इसके ऊपर आओ 2-4 क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो मासेज हैं, लेट से दिस इज़ B एंड दिस इज़ A। ठीक है, ये ग्राउंड है और इन दोनों के बीच में जो है वो 90 मीटर का 90, ठीक है, 90 मीटर का गैप है। इसको इनिशियली इसको फेंका गया ऊपर 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको फेंका गया नीचे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये ऐसे हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि जब ये दोनों टकराए, ये दोनों टकराएंगे क्योंकि एक ही लाइन में इसको फेंका गया है। ठीक है, जब ये टकराए तो दोनों का मास क्या हो गया, जुड़ के एक साथ मूव किया आगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसने कितना मूव किया। जब ये दोनों एक दूसरे को टकराए उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया। हाँ, मास है 1 kg एंड 2 kg। ये 1 kg का है एंड ये 2 kg का है। 1 kg का एंड 2 kg का। मैक्सिमम हाइट निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो देखो करने के लिए कि सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले देखें इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और ये यहाँ पे था। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में गैप कितना था, 90। उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास था कितना इसका, सबसे पहले वो निकालें। देखो इनिशियली अगर ये रेस्ट पे है तो VCUM जीरो, इनिशियली अगर रेस्ट पे VCUM जीरो। अगर तुम्हें ध्यान होगा इनिशियल लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर VCUM जीरो होता है, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा तो M1x1 इज इक्वल टू M2x2, यही होता है ना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे x में नहीं y में ले लेते हैं, तो M1y1 प्लस M2y2। ठीक है, तो M1 ये रहा मेरा, तो 1 इंटू में x1 इज इक्वल टू 2 इंटू में x2, ये आ गया इक्वेशन। तो x1 इज इक्वल टू 2x2, और इनिशियली ये x1 प्लस x2 ही मिलके क्या बना रहे हैं 90, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x1 की वैल्यू डाल दूँ तो x2 कितना आ गया 30 और x1 कितना आ गया 60। तो बेसिकली इनिशियली जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना वो यहाँ पे मान लिया ये 60 का पॉइंट है, दिस इज पॉइंट 60 मीटर का। ठीक है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। उसके बाद क्या हुआ है, ये मूव करना स्टार्ट किया। जब ये मूव करना स्टार्ट किया तो ये जो पार्टिकल है इसका एक्सेलरेशन कितना है g, इसका कितना है g, इसका कितना है इसका भी g। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तो हम दोनों की डायरेक्शन को अगर सेम मान रहे हैं तो ACUM मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखा जाएगा, M1A1 प्लस M2A2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये देखो ये 1 इंटू में g प्लस g आएगा ना, है ना, नहीं मतलब g आ रहा है ना A1, तो M2 कितना है 2 इंटू में g अपॉन में कितना हो गया 3, तो ये बेसिकली ये है g मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया ACUM। ठीक है, ऐसे क्या मैं VCUM निकाल सकता हूँ क्या, VCUM कैसे निकालेंगे, M2V2 अपॉन में M1 प्लस M2। क्या वो मुझे दे रखा है, M1V1 देख, V1 मेरे को दे रखा है। ठीक है, M1V1 मतलब 1 इंटू में 200 प्लस M2 कितना 2 इंटू में -50, क्योंकि अगर मैंने इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली तो फिर इसकी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, अपॉन में कितना 3, तो ये कितना आ गया 100 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास VCUM है, मेरे पास ACUM है, तो क्या मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, VCUM का स्क्वायर माइनस UCUM का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ACOM इंटू में H, S या H। ठीक है, क्या इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की क्या थी 0 थी। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था 60 पे था, उस टाइम पे फिक्स था। अब VCUM कितना आ गया 100/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ACUM कितना 10 इंटू में H, ये H की वैल्यू कितनी आ गई
ये हो गया 10,000 अपॉन में 20, 500/3 ना, सॉरी 500/9, तो ये आ गया 55.55। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से आगे मूव हुआ ये, जब आगे मूव हुआ तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस इसमें कितना चल गया, 60 प्लस 55.55, दैट मीन्स 115 पॉइंट। ये कैसे ये इतना मूव हुआ ये सब? क्या चीज़ 1.55 आया, वो कितना मूव हुआ वो कैसे? तो ये देखो, अगर मेरे को एक्सेलरेशन पता हो, मेरे को वेलोसिटी पता हो, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कितना चलेगा, तो वो डिस्टेंस निकाला हमने। अंकल ये कह रहे हैं कि मुझे ये कैसे पता चला कि वो 55.5 है, वो 60 के बाद मूव हुआ। 60 के बाद ही। क्योंकि इनिशियली तो यहाँ पे रेस्ट पे था ना, जब ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ मूव हुआ तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहीं मूव करेगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा था मतलब ऊपर की तरफ है, अगर ये नेगेटिव आया होता तो नीचे की तरफ होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में ऐसे है कुछ, एक ऐसे पुली लगा दी, एक ऐसे मास है A, इसका वेट है 2 kg और इसका है लेट से B और ये है 1 kg का। ठीक है, ये पुली है, फ्रिक्शनलेस है सब कुछ। ठीक है, हमें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास निकालें। देखो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला तो चलो हमें पता है कि क्या होगा, m1a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2। बेसिकली अगर इस सिस्टम को देखा जाए तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा सेम होगा, है ना। अगर मान लो इसको छोड़ दिया जाए तो ये नीचे की तरफ भागेगा और ये क्या भागेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, मान लो ये एक्सेलरेशन से ऊपर गया है और ये एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ अगर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे वो इक्वेशन लिखते थे ना हम, कैसे लिखते थे, mg, इस केस में क्या होगा, mg ज़्यादा होगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, और यहाँ पे क्या होगा, t बड़ा होगा, t माइनस mg मतलब 1 इंटू में g इज इक्वल टू ए। इसको अगर सॉल्व करो तो देखो क्या बनेगा, t से t कट गया, ये बन गया a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 3a, तो a क्या आ गया, g/3। तो इन दोनों को इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितना है, g/3। अब यहाँ पे लगा दो, m1 मतलब 2 इंटू में क्या, a लगा दे, बाद में सोल्व कर लेंगे, a लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना। a अगर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहा तो ऊपर की तरफ क्या लेना पड़ेगा, फिर नेगेटिव, अपॉन में कितना 3, तो ये कितना आ गया, a/3। अब a में तो आंसर मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है, मेरे को नॉन क्वांटिटीज़ में छोड़ना आंसर, तो ये g यहाँ पे लगा, a की वैल्यू क्या लगा दी, g/3, तो बेसिकली आंसर क्या है, g/9। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, g/9। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्लैंक है ऐसे, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 10 मीटर, और जिसका मास कितना है, 20 kg का। इसके एक एंड पे एक पर्सन है जिसका वेट कितना है, 60 kg, और इसने इसके ऊपर चलना स्टार्ट किया। सरफेस और प्लैंक के बीच में जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 0, लेकिन पर्सन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, जब ये चलना स्टार्ट किया तो हमें फाइंड आउट करना है कि प्लैंक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब मैन जो है इसके दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो पहले इसको थोड़ा समझ के देखो, जब ये चलेगा, अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या ये नीचे की तरफ से पीछे चलना स्टार्ट हो जाएगा, मैन आगे चल रहा होगा और ये क्या चल रहा होगा, पीछे। क्या मैन एक्चुअल में आगे चल रहा होगा क्या, यही नीचे खिसक रहा होगा बस, है ना। हमेशा क्या हो रहा होगा, ये नीचे की तरफ से निकल रहा होगा और उसको लगेगा कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन वो चलने वाला सीन नहीं है। इट जस्ट लाइक ए, कौन सा केस, जैसे हम ट्रेडमिल पे चलते हैं, ट्रेडमिल पे क्या होता है, नीचे सरफेस चलता रहता है, ठीक है, और हमें क्या लगता है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम वहीं पे होते हैं और हम भाग रहे होते हैं, है ना। तो ये वैसा ही सीन है। तो हमें ये निकालना है कि जब ये पर्सन यहाँ पे पहुँचेगा तो प्लैंक कितना पीछे चला जाएगा। मुझे ये बता, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इस प्लैंक के ऊपर क्या नेट फोर्स है और मैन के ऊपर क्या कोई फोर्स लग रही है, मैन के ऊपर भी फोर्स है और इसके प्लैंक के ऊपर भी फोर्स है। मैन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है यहाँ पे और इस प्लैंक के ऊपर भी लग रही है, लेकिन पूरा सिस्टम को अगर कंबाइन देखोगे ना तब F नेट 0 है यहाँ पे। मैंने तेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है
मैंने पूछा इंडिविजुअल, मैंने क्या पूछा क्वेश्चन कि इंडिविजुअल क्या प्लैंक के ऊपर कोई फोर्स है? यस देयर इज़ अ फोर्स। क्या मैन के ऊपर फोर्स है? यस देयर इज़ अ फोर्स। बट पूरे सिस्टम के ऊपर क्या एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका VCM क्या है? 0। इसका VCM क्या है? 0। कब? इनिशियली। कब है? इनिशियली। अगर वो इनिशियली 0 है और F net भी 0 है तो हम बोल सकते हैं कि m1x1 इज इक्वल टू m2x2, m1x1 प्लस m2x2। मान लो कि ये जो पूरा प्लैंक है, मान लो ये x डिस्टेंस पीछे चला गया, ये क्या चला गया? x डिस्टेंस। तो ये कितना चला फिर? 10 - x। ये कितना चला? 10 - x। तो बेसिकली क्या लिखा गया देखो, m1 कितना? 20। कितना चला वो? x। और m2 कितना है? 60। वो कितना चला? 10 - x। सॉल्व करना क्या आ रहा है यहाँ पे? 20x इज इक्वल टू 600 माइनस कितना? 60। तो x कितना आ गया? 60। 600 अपॉन में 80 किस पे गया ये? 15/2 7.5 7.5 मीटर। 7.5 मीटर। 2% वाला देखो इस तरीके से, ऐसे ले लो, ये 10 मीटर ही है, ठीक है। ये मान लिया 10 kg, 10 kg 10 मीटर। इसका मास मान लेते हैं 40 किलो और एक इधर पर्सन है, ये है 30 kg, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्लैंक कितना चला जब ये दोनों सेंटर में मीट कर गए। सेंटर में मीट करने का मतलब है दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों पर्सन की वेलोसिटी क्या है? सेम, ठीक है। तो जब ये सेंटर में मीट करेंगे तब ये कितना चलेगा प्लैंक, वो हमें निकालना है। देखो इधर देखो, आसान है, देखो लॉजिक अभी भी वही लगना है। देखो किस तरीके से लगना है कि इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था तो VCM रेस्ट पे है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये पीछे की तरफ x चल गया, अब इसको कहाँ पे मिलना है? सेंटर पे। कहाँ पे मिलना है? सेंटर पे। अब इसको डिस्टेंस चलना है टोटल 5, x ही इधर चला गया तो ये कितना चला? 5 - x। और ये कितना चला? 5 + x, क्योंकि ये इसके साथ साथ चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? इसके साथ साथ। अगर ये x चला तो x तो इसने चला ही चला, प्लस 5 और चला, ठीक है। तो बेसिकली जो एक साइड वाले डिस्टेंसेज है ना उनको एक तरफ रखो और जो दूसरी तरफ चल रहे हैं उनको दूसरी तरफ रख लो, ठीक है। तो इधर जो चल रहा है कौन कौन सा चल रहा है? प्लैंक, मतलब 10 इंटू में x, और ये पर्सन इधर चल रहा है, प्लस क्या करना है? 30 इंटू में 5 + x इज इक्वल टू ये इधर चलने वाला इधर, तो ये किसका क्या हो जाएगा? 40 इंटू में 5 माइनस। अब मान लो यहाँ पे एक बंदा और होता, वो भी इधर चल रहा होता, तो मतलब राइट हैंड साइड वाले एक तरफ कर लो, लेफ्ट हैंड साइड चलने वाले एक तरफ कर लो, बस खत्म। देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 10x इज प्लस ये कितना हो गया? बल्कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 10 पे 10 10 10 तो कॉमन ही आ गया, तो ये हो गया x + 15 + 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 - 4x। ये बना, ये 4 और 3 7 और 1 8, x कितना आ गया? 5/8 मीटर, 0.6 ठीक है। 5/8 मीटर आया समझ में? पक्का। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। आओ देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस तरीके से एक वेज है, इसके ऊपर एक मास रखा है स्मॉल m और ये है कैपिटल M, इसकी हाइट दे रखी है h और ये थीटा दे रखा है 30 डिग्री। थीटा क्या है? 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि फाइंड आउट the displacement of the wedge, find out the displacement of this wedge when this block reaches at the bottom। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने कहाँ पे किए थे? NLM में भी किए हैं ना, ठीक है। अब ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्या है? 0 है ना। तो वहाँ पे हम सूडो से करते थे, यहाँ पे तुम्हें किससे करना है? कंजर्वेशन से करना है। ट्राई करें एक बार। देखो बेसिकली अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है? देखो इनिशियली इसका भी VCM कैसा है? 0। कौन सा VCM 0 है इसका? हॉरिजॉन्टल वाला। कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल वाला। इसका वर्टिकल वाला तो चेंज होगा, ठीक है। तो हम इसके हॉरिजॉन्टल में ही क्या कर ले? कंजर्वेशन लगा ले। अब मान लेते हैं ये कितना पीछे चला गया? ये x पीछे चला गया, तो फिर ये कितना नीचे जाएगा? कितना जाएगा? h cot थीटा। तो हमें बेसिकली यही निकालना है ना, तो कितना जाएगा? h cot थीटा।
तो एच कॉट थीटा। तो ये हो गया एच कॉट थीटा। तो बेसिकली अगर ये चला एक्स तो फिर ये कितना चला हॉरिजॉन्टल में, ऐसे हॉरिजॉन्टल में प्लस का एच कॉट थीटा माइनस एक्स। भाई ये एक्स चल गया तो ये इधर कितना चला, एच कॉट थीटा माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर अब क्या लगाना है, कंजर्वेशन लगाना है। तो कैपिटल एम इंटू में एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू में एच कॉट थीटा माइनस एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा लो, कितनी आ गई, ये x इधर जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, x कॉमन, तो m प्लस एम इज इक्वल टू एम एच कॉट 30 मतलब कितना, √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एम एच √3 अपॉन में m प्लस एम। ये तुम्हारा आंसर है।